हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेगा डी क्लासेस। आज हम बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। अपनी प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं उन्हें हम ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो जैसे कि आपको नॉर्मल भी टर्मिनोलॉजी पता होगा कि माइक्रो का मतलब होता है छोटे और मैक्रो का मतलब होता है बड़े। यहाँ पे बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स वो मोलिक्यूल्स हैं जो मैक्रोमोलिक्यूल्स को बनाने के लिए एक तरह से मोनोमर का काम करते हैं। तो मतलब जो अभी तक हम माइक्रोमोलिक्यूल्स पढ़ चुके हैं वही माइक्रोमोलिक्यूल्स जब बहुत सारे नंबर में ऐड हो जाते हैं और उनके बीच में एक प्रॉपर बॉन्डिंग बन जाती है तो वो मैक्रोमोलिक्यूल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो मैक्रोमोलिक्यूल हम पढ़ेंगे दैट इज द प्रोटीन। प्रोटीन जो है ये पॉलीमर्स हैं एमिनो एसिड्स के। मतलब जो हमने अपनी वीडियो की सबसे स्टार्टिंग में माइक्रोमोलिक्यूल पढ़ा था एमिनो एसिड, उसी एमिनो एसिड को जब आप बहुत ज्यादा अमाउंट में जोड़ देते हो, उनका एक पॉलीमर बना लेते हो, उसे हम बोलते हैं प्रोटीन। और इनके बीच में एमिनो एसिड को ज्वाइन करने के लिए जो बॉन्डिंग होती है दैट इज द पेप्टाइड बॉन्ड। मतलब अगर दो एमिनो एसिड्स है तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो पेप्टाइड बॉन्ड होगा। और प्रोटीन एक हेट्रोपॉलीमर है। हेट्रो का मतलब यहाँ पर ये है कि जरूरी नहीं है कि जो एमिनो एसिड आप ले रहे हो वो सारे एमिनो एसिड्स एक जैसे हो सकता है आपके प्रोटीन को बनाने में 100 एमिनो एसिड का इस्तेमाल हुआ हो, तो ये जरूरी नहीं है कि वो 100 के 100 एमिनो एसिड एक जैसे होंगे। हो सकता है 20 एमिनो एसिड एक टाइप के हो, 20 अलग हो। तो मतलब इनको हम हेट्रोपॉलीमर बोलते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट मोनोमर्स भी मिलकर इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब आता है फंक्शन कि प्रोटीन्स का क्या काम होता है। हमने जब मसल कॉन्ट्रैक्शन वाला चैप्टर किया था, सेल मेम्ब्रेन वाला चैप्टर किया था, तो वहां पर भी हमने पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस अगर हमें किसी भी न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करना है तो वो प्रोटीन्स की वजह से ही होगा। मीन्स हम इनको ट्रांसपोर्ट प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन भी बोल सकते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी में अगर कोई इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म एंटर हो जाता है तो ये हमें उससे बचाते हैं। और इसके अलावा ये एंजाइम्स भी हो सकते हैं जो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं। एंजाइम्स का आपका एक प्रॉपर सेपरेट टॉपिक है इस लेसन का, जो हम अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस भी करेंगे। अब जनरली बच्चों 1 मार्क में या नीट एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चन भी आ जाता है कि सबसे ज्यादा अबंडेंट एनिमल प्रोटीन कौन सा है। अबंडेंट का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो कौन सा प्रोटीन है जो एनिमल्स का होता है लेकिन वो हमारे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता है, तो दैट इज द कोलेजन। और इसी तरीके से अगर आपसे कोई ये पूछता है कि प्लांट में पाया जाने वाला सबसे अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है, तो आप बताओगे रुबिस्को, जिसका पूरा नाम है राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। अगर आप इसका पूरा नाम याद रख सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज अगर आप शॉर्ट नेम भी याद रखो तो दैट इज सफिशिएंट। बाकी इस को ये एक एंजाइम है जिसके बारे में हम फोटोसिंथेसिस वाले लेसन में डिटेल में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 एमिनो एसिड्स लिए गए हैं। फर्क सिर्फ इतना किया गया है कि एक एमिनो एसिड में हमने उसके COH पे फोकस किया और एक एमिनो एसिड में जो NH2 ग्रुप है हमने उसको ओपन करके दिखा दिया। H2 ना लिख के हमने HH की अलग सी बॉन्डिंग दिखा दी। तो क्या होता है जब 2 एमिनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं तो आपको पता है कि पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। पर ये पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा कैसे? इस पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने के लिए वो दोनों एमिनो एसिड आपस में जुड़ेंगे और अपने में से एक वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज कर देंगे। तो इस वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करने के लिए जो OH है वो कार्बोक्सिल ग्रुप में से निकलेगा और जो H है वो एमिनो ग्रुप में से निकलेगा। तो आप ये भी कह सकते हो कि जब पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो वहां पे CO और NH आपको क्लियरली दिखेंगे क्योंकि इसने अपना OH छोड़ दिया और इसने अपना H छोड़ दिया है। इससे ज्यादा डिटेल बच्चों आपके सिलेबस में नहीं है। लास्ट जो टॉपिक हमें प्रोटीन्स का करना है वो आता है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो अब हम बात करते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर की कि मतलब प्रोटीन को बनाने के लिए एमिनो एसिड्स अपने आप को किस किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो प्रोटीन्स के अंदर बच्चों 4 तरह के स्ट्रक्चर बन सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। प्राइमरी स्ट्रक्चर सबसे सिंपल स्ट्रक्चर है। अगर हम सारे अमीनो एसिड्स को एक लाइन में अरेंज कर लें और उनके बीच में पेप्टाइड डाइसल्फाइड जैसे कोवेलेंट बॉन्ड्स लगा दें उनको जोड़ने के लिए, तो उसे हम प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो जितने भी हार्मोन्स है बेसिकली, जैसे इंसुलिन हार्मोन है वो आप इसका एक एग्जांपल याद रख सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे 1 से लेके 9 अमीनो एसिड्स को एक सीधी लाइन में लगा दिया। इसमें जरूरी नहीं है 9 है, जितने मर्जी अमीनो एसिड्स हो सकते हैं। मतलब इस तरीके से वो एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बनाएंगे।
इसका एक किनारा एन टर्मिनल कहलाएगा क्योंकि यहाँ पे अमीनो ग्रुप होगा, और एक एंड को हम सी टर्मिनल बोलेंगे क्योंकि वहाँ कार्बोक्सिल ग्रुप होगा। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर सबसे सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है क्योंकि वो सीधा एक लाइन में होता है। इसके बाद आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अगर हम अमीनो एसिड्स को स्पेशियल या कन्फर्मेशनल अरेंजमेंट करते हैं, स्पेशियल या कन्फर्मेशनल मतलब 3 डायमेंशनल, कि अगर आप उसको किसी स्प्रिंग की फॉर्म में या किसी जिगजैग वे की फॉर्म में अरेंज करते हो और वहां पे पेप्टाइड और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हेल्प से अमीनो एसिड्स को ज्वाइन करते हो तो उसे हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलेंगे। ये 2 टाइप्स का हो सकता है। ये अल्फा हेलिक्स मतलब हेलिक्स की तरह स्प्रिंग की तरह भी घूमा हुआ हो सकता है, या बीटा प्लेटेड शीट मतलब इस तरह से जिगजैग भी हो सकता है। तो अल्फा हेलिक्स में जो आपको एग्जाम्पल याद रखना है वो है कैराटिन। कैराटिन एक प्रोटीन है जिससे हमारे बाल बनते हैं, और फाइब्रिन प्रोटीन जो कि सिल्क में पाया जाता है वो बीटा प्लेटेड का एग्जाम्पल है। इसके बाद नेक्स्ट आता है टर्शरी स्ट्रक्चर। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि सर्दियों में हम ऊन लेके आते हैं तो वो ऊन जो है बिखरी हुई होती है। अगर आप उस ऊन को एक दूसरे के ऊपर रैप करते जाओ तो आपके पास एक ऊन का गोला बन जाता है। तो इसी तरीके से अगर मान लो हमारे पास प्रोटीन की एक बहुत लंबी चेन है, हमारे से वो संभाली नहीं जा रही और हमने उस चेन को एक के ऊपर एक फोल्ड करना शुरू कर दिया, और फोल्ड करके अगर वो एक बॉल की तरह बन जाए तो उसको आप टर्शरी स्ट्रक्चर बोलोगे। तो जो मायोग्लोबिन है वो उसका एग्जाम्पल है। इसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर और टर्शरी स्ट्रक्चर में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि टर्शरी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए प्रोटीन ने सिर्फ एक बॉल बनाई थी। आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि आपके पास बहुत सारी प्रोटीन की चेन्स हैं और उनको आप एक के ऊपर फोल्ड कर करके टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना रहे हो। मतलब यही चेन कंटिन्यू होते हुए यहाँ एक और गोला बनाएगी, फिर यहाँ पर एक और गोला बनाएगी, फिर यहाँ एक और गोला बनाएगी। मतलब आपकी वही चेन है बट उसने अब 3-4 जगह पर अलग अलग राउंड शेप्स बना ली। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में जो आपको एग्जाम्पल याद रखना है वो है हीमोग्लोबिन, जिसके बारे में आप सब जानते होंगे कि हीमोग्लोबिन एक ऐसा पिगमेंट है जिससे हमारे ब्लड का कलर रेड होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्प करता है और साथ ही साथ ऑक्सीजन को कैरी करने में हेल्प करता है। जो हमने टर्शरी स्ट्रक्चर किया था उसका एग्जांपल मायोग्लोबिन था। मायोग्लोबिन एक मसल पिगमेंट है जो मसल्स में पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन ब्लड पिगमेंट है। इसके बाद जो आपको नेक्स्ट मैक्रोमोलिक्यूल करना है दैट इज फैट एंड लिपिड। इसके बारे में हमें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ थोड़ा सा ब्रीफली पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आता है कि फैट और लिपिड में अंतर क्या है। जो फैट सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ठोस होते हैं, उन्हें हम फैट्स बोल देते हैं। लेकिन अगर वो किसी चीज में घुले हुए हैं, जैसे दूध में या किसी चीज में आपको चिकनाई दिख रही है, उसको आप लिपिड बोल देते हो। मतलब आप ये कह सकते हो जो डिजोल्व फैट्स है दोट आर नोन एज द लिपिड्स। अब डेफिनेशन आप क्या दोगे, फैट्स आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। अगर आपको याद हो तो आपने 10th क्लास में स्टेरिफिकेशन पढ़ा होगा, उसमें आपने ये देखा होगा कि जब भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अल्कोहल का रिएक्शन करते थे तो वहां पे वाटर लॉस होता था और वाटर लॉस होकर एस्टर बनता था। तो यहाँ भी सेम वही चीज है कि अगर हमें फैट्स बनाने हैं तो हमें उसके जो मोनोमर्स है यानी कि जो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल है उन दोनों को जोड़ना होगा और उनके एस्टर बनाने होंगे, मतलब उनमें से वाटर मॉलिक्यूल को हटाना होगा। अब ये जो फैट्स और लिपिड्स है ये 3 तरह के हो सकते हैं, सिंपल, कॉन्जुगेटेड, डिराइव्ड। इसमें आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, आपको सिर्फ एक एक एग्जाम्पल करना है। सिंपल लिपिड का एग्जाम्पल आप कर सकते हो बी वैक्स, जिसे हम जनरली मधुमक्खी द्वारा जो वैक्स बनाई जाती है जिसे हम वैक्सिंग के पर्पज के लिए यूज करते हैं। कॉन्जुगेटेड लिपिड्स में आप एग्जांपल याद रख सकते हो फॉस्फोलिपिड, जिससे कि हमारी सेल मेम्ब्रेन बनी होती है। डिराइव लिपिड्स में स्टीरॉयड्स या जो कोलेस्ट्रॉल है उसको आप याद रख सकते हो। अब फैट्स और लिपिड्स का हमारे शरीर में काम क्या है, ये हमारे शरीर में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। आपको पता होगा हमारी बॉडी में जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के बाद जो सेकंड नंबर आता है एनर्जी के लिए दैट इज द फैट। इसके अलावा ये हमारी बॉडी में इंसुलेटर का काम करते हैं, मतलब हमें ठंड से गर्मी से बचाते हैं। आपने देखा होगा अगर कोई व्यक्ति ज्यादा मोटा है तो उसको ठंड कम लगती है, या आप ये भी कह सकते हो उसको गर्मी ज्यादा लगती है। या अगर आपको ठंड लग रही है और आप ज्यादा लेयर्स या मोटा कंबल ले लेते हो तो आपकी ठंड कम हो जाती है क्योंकि आपने इंसुलेशन बढ़ा ली है। इसके अलावा हमारी आईज और भी हमारी बॉडी के बहुत सारे डेलिकेट ऑर्गन्स हैं, उनके आसपास भी जो ये फैट है इसकी एक लेयर बन जाती है जो उनको शॉक एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। इसके अलावा जो मशीन्स होती हैं उनमें जो हम तेल डालते हैं जिनसे कि वो आपस में रगड़ ना खाए, उनमें फ्रिक्शन ना हो, ल्यूब्रिकेशन हो, तो उसके लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो बाकी के जो 2 मैक्रोमोलिक्यूल्स है उनके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।